हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे नर्सिंग एग्जाम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हर एग्जाम में देखते हैं, हर एक वीडियो में देखते हैं। और आज भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा पहली पसंद है? ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, एड्रेनालाइन, जिसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और ये एनाफाइलेक्टिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो क्या होता है कि एड्रेनालाइन रक्त वाहिकाओं को सिकुड़ता है और वायुमार्ग को खोलता है, जिससे एलर्जी के जानलेवा लक्षणों से राहत मिलती है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या होता है कि जो खतरनाक एलर्जी होती है वो उसमें खतरनाक एलर्जी से शॉक होता है। तो ये जो एड्रेनालाइन जिसे एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ये क्या करता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और वायुमार्ग को मतलब कि खोलता है। जैसे कि अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो वायुमार्ग को खोल देगा, जिससे कि हमारे सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है व्हाट इज द करेक्ट एंगल फॉर एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो आयन इंजेक्शन लगाने के लिए सही कोण क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, 90 डिग्री। तो जो इंट्रामस्कुलर होता है वो 90 डिग्री पे लगाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1 लीड टू विच कंडीशन। तो विटामिन बी1 जिसे थायामीन भी बोलते हैं, तो थायामीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, वेरी वेरी। तो जो थायराइड की कमी से वेरी वेरी रोग होता है, ये क्या करता है कि वेरी वेरी रोग हमारे हार्ट को और हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो विटामिन बी1 की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोटेशियम इज ह्यूमन ब्लड सीरम। तो मानव रक्त सीरम में पोटेशियम का सामान्य स्तर कितना होता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जो पोटेशियम का लेवल होता है वो 3.5 से 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, जो पोटेशियम का लेवल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, लंग्स को। तो जो टीबी होती है ये फेफड़ों की टीबी सबसे आम है, मतलब मोस्ट कॉमन होती है। जो हमारे लंग्स की टीबी होती है, इसलिए जो मुख्य रूप से प्रभावित करती है वो लंग्स को प्रभावित करती है। जो टीबी होती है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। और ये जो इन्फेक्शन होता है, जो ये ड्रॉपलेट एयरबॉर्न होता है, मतलब कि हवा से फैलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इसमें हम व्हाट इज द एंटीडोट फॉर हेपेरिन टॉक्सिसिटी। तो हेपेरिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, प्रोटामाइन सल्फेट। तो हेपेरिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या होता है? प्रोटामाइन सल्फेट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है अ हेल्दी अडल्ट व्हाट इज द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसे जीएफआर बोलते हैं। तो एक स्वस्थ वयस्क में सामान्य ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 125 मिली ml पर मिनट। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है ये स्वस्थ किडनी में 125 ml पर मिनट के हिसाब से होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नर्सिंग एक्शन फॉर अ पेशेंट हैविंग अ ग्रैंड माल फीवर। तो ग्रेड माल फीवर मतलब कि मिर्गी का दौरा पड़ने पर नर्स का तुरंत पहला कदम क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, टर्न द पेशेंट टू अ साइडलाइन पोजीशन। मरीज को करवट दिलाकर लेटाना। क्यों? क्योंकि जब मिर्गी आती है तो उसमें ये होता है कि मरीज को होश नहीं रहता। तो इसे साइडलाइन से क्या होता है कि मतलब कि हमारे जो वायु मार्ग होता है वो साफ रहता है। तो अगर मरीज को उल्टी या फिर लार हुई तो वो लंग्स में नहीं जाती है, जिससे
हमें निमोनिया होने की चांस कम होती है। वो लंग्स का इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए मरीज को साइड लाइन पोजिशन देते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है कि वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है व्हाट इज द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर अडल्ट सीपीआर विथ 2 रेस्पियर। तो व्यस्क में जो सीपीआर देते हैं, जो 2 बचाने वाले बालों के साथ, तो में चेस्ट कंप्रेशन और सांस लेने का अनुपात क्या होता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 30:2 होता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि वयस्कों के लिए सीपीआर का अनुपात हमेशा 30:2 होता है, चाहे एक बचाने वाला हो या फिर 2 बचाने वाले हो। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो स्तनपान के दौरान दूध के बाहर निकलने मतलब कि मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। तो जो मिल्क का प्रोडक्शन करता है वो प्रोलैक्टिन करता है, और जो मिल्क का इजेक्शन मतलब कि मिल्क को बाहर निकालता है वो ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारी अन्य ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसलिए हम इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो वो हम कहते हैं हाइपोथैलेमस को। क्योंकि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, इसलिए हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे यूटीआई बोलते हैं का सबसे मुख्य कारण कौन सा बैक्टीरिया है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, जिसे हम मतलब कि ई कोलाई बोलते हैं। तो ये हमारा यूटीआई का मुख्य कारण, यही यूटीआई का मुख्य कारण ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। एन अपगार स्कोर इज असेस्ड एट व्हाट टाइम इंटरवल आफ्टर बर्थ। तो नवजात शिशु में अपगार स्कोर का जन्म के कितने समय बाद आंका जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, एट 1 मिनट एंड 5 मिनट। तो 1 मिनट और 5 मिनट पर। तो अपगार स्कोर जन्म के 1 मिनट पर और 5 मिनट पर देखते हैं। इसमें हम शिशु की जांच करते हैं कि वो मतलब कि बाहरी वातावरण में किस तरह से एडजस्ट बिठा रहा है, उसे अपगार स्कोर के थ्रू देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। तो अस्पताल में भर्ती मरीजों में निमोनिया हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होने का सबसे बड़ा जोखिम कारण क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन से क्या होता है कि जो हॉस्पिटल जब कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है किसी और बीमारी के लिए और उसे निमोनिया हो जाता है, तो उसे मतलब कि वो निमोनिया का सबसे बड़ा कारण मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन ट्यूब के माध्यम से बैक्टीरिया सीधे फेफड़ों में जा सकते हैं, जिससे वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया का खतरा रहता है। तो ये जो होता है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन से हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होने की चांस ज्यादा रहेगी। फिर है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फीमेल यूरेथ्रा। तो महिला
मूत्र मार्ग मतलब कि फीमेल यूरेथ्रा की लंबाई लगभग 3 होती है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर 4 सेंटीमीटर। तो जो फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर होती है, जिसके कारण महिला में यूटीआई होने से ज्यादा जल्दी यूटीआई का संक्रमण जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट रहता है, छोटा मूत्र मार्ग रहता है, इसलिए इसमें इन्फेक्शन होने यूटीआई होने के ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा को पार करके माँ से बच्चे तक पहुंच सकता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, आईजीजी। और जो आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन जो होता है, जो सबसे छोटा इम्यूनोग्लोबिन है, जो प्लेसेंटा को पार करके बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है और हमें मतलब कि माँ से इम्यूनिटी को लेके बच्चे को देता है, ताकि बच्चे को संक्रमण से बचाया जा सके, वो आईजीजी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, कॉप्लिक स्पॉट आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच डिसीज। तो कॉप्लिक के धब्बे किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, मीजल्स, इसे खसरा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कॉप्लिक स्पॉट खसरे के मरीज के मुंह के अंदर दिखने वाले छोटे सफेद धब्बे होते हैं, जो कॉप्लिक, जिसे हम कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं, और ये जो होते हैं मीजल्स में देखे जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ट्रेजेस इन एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो इमरजेंसी विभाग में ट्रेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, टू प्रियोरिटाइज पेशेंट बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ इलनेस। तो मरीज की गंभीरता के आधार पर मरीजों की प्राथमिकता तय करना। तो जो ट्राइज होता है उसमें ये देखते हैं कि कौन सा मरीज गंभीर है और कौन सा मतलब कि नॉर्मल है। अगर जो मरीज ज्यादा गंभीर होगा उसके पहले इमरजेंसी विभाग में उसकी देखभाल करेंगे, और जो नॉर्मल होगा उसकी थोड़ी देर बाद देखभाल करेंगे। तो इसलिए इमरजेंसी विभाग में ट्राइज का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इमरजेंसी में आए हुए मरीज को उनके अनुसार बांटना कि कौन से मरीज को पहले प्रायोरिटी देनी है, ताकि उसको पहले इलाज हो सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है विच पोजीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एक्यूट ब्रीथलेसनेस। तो सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ वाले मरीज के लिए कौन सी पोजीशन सबसे उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, फॉवलर पोजीशन, बैठने की स्थिति में। क्योंकि जो सांस लेने में तकलीफ होती है मरीज को, उससे मरीज को हल्का सा बैठाने से क्या होता है कि फाउलर पोजीशन में फेफड़ों को पूरी तरह फैलने में मदद मिलती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम कि जब कोई एक्यूट ब्रीथलेसनेस वाला मरीज होता है तो उसे फाउलर पोजीशन में देते हैं, ताकि उसे सांस लेने में तकलीफ ना हो। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छी वीडियो आती रहे। धन्यवाद।